बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर हमेशा की तरह पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है कि हर मुहिब्बुल वतन को जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का वफादार था, कुछ करना चाहता था, उसे करप्ट जर्नलों ने, करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट जजों ने अपनी करप्शन को रेड कारपेट के नीचे छुपाने के लिए रास्ते से हटाया, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के। मैं ज़रा तारीख पे जाऊंगी, लेकिन पहले खान साहब को जो पाकिस्तानियों बाजवा, मौलाना फजल रहमान, नून लीग वाले और कुछ और अहम किरदार इस साल ये मुनाफिक हज पे नहीं गए थे, ये वहाँ सऊदीया में एक मीटिंग करने गए थे कि खान साहब की ईमानदारी के शिकंजे से कैसे बचा जाए और खान साहब को रास्ते से कैसे हटाया जाए। यही वजह है कि फौरी हज के बाद सुप्रीम कोर्ट गद्दार जजों ने, बदकार जजों ने, नमक हराम जजों ने, नालायक जजों ने ये फैसला दिया कि एक जज ने नोट लिखा है कि खान साहब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और बेशर्म जज ये तेरे पे लगना चाहिए। तुम नमक हराम जजों ने, तुम अपने गिरेबानों में झांको, तुम्हारी औकात क्या है। अदलिया के निज़ाम पे होने वाली रेटिंग में पाकिस्तान का नंबर तुम जैसे घटिया 2 टगे की जजों की वजह से, तुम जैसे लुटेरे जजों की वजह से पाकिस्तान अदल के निज़ाम में 130वें नंबर पर है। डूब के मर जाओ, ये तुम्हारी कारकर्दगी है। तुम हमें बताओगे गद्दार कौन है और वफादार कौन है। तुमसे भी बड़ा कोई गद्दार है जो रोटी चुराने वाले को, जो फ़ोन चुराने वाले को उम्र कैद की जेलों में भेज देते हो, जो पूरा मुल्क लूटने वालों को वज़ीर आज़म रात 12 बजे बनाते हो। तुम जलील घटिया नस्लें हमें बताओगे। पाकिस्तान, खान साहब इस मुल्क की इज्जत है, खान साहब पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तानियों, गद्दार कौन है, वफादार कौन है, ये मेरी वीडियो गौर से देखिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान में वफादार कौन है और गद्दार कौन है। पहले मैं खान साहब की वफादारियों को बता दूं जिन्हें जुर्म समझ के उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को इज्जत दी, पाकिस्तान के हीरो हैं। खेल का मैदान आज तक क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का कोई दूसरा कप्तान नहीं लाके, ये आज तक खान साहब के सर सेरा है। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में, खेल में भी पाकिस्तान को इज्जत दी। नंबर 2, पाकिस्तान में कैंसर जैसा हॉस्पिटल बना के, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का बेमिसाल हॉस्पिटल है। तुम्हारे करप्ट हुक्मरान, तुम्हारे करप्ट जर्नल जो डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा अस्पताल आवाम के लिए नहीं बनाया, लेकिन डिक्टेटरों ने CMH अपने लिए बनाए। ये लसानियत करने वाले घटिया जर्नल। पाकिस्तानियों, आज मैं गिनवाती जाऊं कि जर्नलों ने कितनी वफादारी की है और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने कितनी की है। खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले अपनी खिताबात में कहा था, अगर मैं इक़्तिदार में आया, मैं पाकिस्तान को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम पे ड्रोन हमले नहीं करने दूंगा, मैं पाकिस्तान में मैं अमन में सबका साथ दूंगा, लेकिन अपनी कौम को किसी की जंग में मरवाने के लिए और मौशी खसारों के लिए मैं किसी का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। और खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो खान साहब ने जो 2011 में ये स्पीच की और बार बार इन बातों को दोहराते रहे, खान साहब ने वो कर दिखाया। एब्सोल्युटली नॉट उसका सबूत है, जिसकी उस सुपर ताकत को बड़ी तकलीफ है।
पाकिस्तानियों जहां से गेम ये शुरू हुई, जो आज इमरान खान साहब को गद्दार का सेटिफ दे रहे हैं, अपने गिरेबान में झांके। और जजो, तुम्हारी घटिया जजमेंट की वजह से पाकिस्तान खसारे में है। चोरों के पुष्पनाहो, चोरों के वकीलों, तुम्हारे लिए मैं एक आयत पढ़ती हूँ। तुम इस दुनिया में तो इन चोरों की वकालत करते हो, इन जालिमों की वकालत करते हो, इन खाइनों की वकालत करते हो। अल्लाह पूछता है, क्या अल्लाह की बारगाह में इनकी वकालत कर पाओगे? हर खाइन को खयानत का माल अल्लाह के सामने लाना होगा। हर कातिल को मकतूल का फिदिया देना होगा। पाकिस्तानियों, खान साहब ने आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाई जिसकी उन्हें सजा दी जा रही है। खान साहब ने पाकिस्तान की डूबती माशियत को संभाला दिया। कोविड में पाकिस्तानियों को भूख से और मौशी बुरहान से बचाने के लिए अनथक मेहनत की और पाकिस्तान की मशीयत को कोविड में डूबने से बचा लिया। खान साहब की 3 साला हुकूमत के कारकिर्दगी को गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा तारीख में। खान साहब ने 3 साल की हुकूमत में उनका वो कारनामे किए, बंद स्टील मिल को चला दिया, डूबती पीआईए को अपने पांव पे खड़ा कर दिया, डूबती हुई स्टील मिलों को उन्होंने चला दिया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को वो दुगनी कर गए, पाकिस्तान की ज़राअत को बढ़ा गए, रोते किसानों को उन्होंने खुशियां दे दी किसान कार्ड देकर, बीमारों के हाथों में 10-10 लाख का कार्ड देकर कि बीमारी के वक्त किसी से कर्जा ना मांगे, या कोई अच्छा अस्पताल जो कि एमएच में गरीबों का नहीं इलाज होता, वहां तो घुसने भी नहीं देते, सीएमएच में गरीब घुस भी नहीं सकता और करप्ट सियासतदान बाहर चले जाते हैं। लेकिन खान साहब का जीना मरना यहाँ है। उन्होंने अपनी कौम के लिए ये कार्ड बना के, तिबी कार्ड बना के उनके हाथ में दिया ताकि ये मेडिकल कार्ड वो कहीं से भी इलाज करवा। ये खान साहब का जुर्म है। पाकिस्तानियों, खान साहब की एक एक बाल का, एक एक सांस के हम पाकिस्तानी मुहाफिज हैं। खान साहब को सजा दी जा रही है कि इतने सालों से जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे थे गद्दार जर्नल, करप्ट जज, उनके रास्ते में खान साहब रुकावट बन गए। पाकिस्तानियों, आज मैं एक आपसे को हकीकत बताती जाऊं। पाकिस्तानी कौम आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के जर्नल आज भी बरतानिया के गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। उसका मैं आपको सबूत दूंगी, ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रही। पाकिस्तानियों, आप तारीख में चले जाएं। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बना लिया, कायदे आज़म बीमार थे, उन्हें पिछले 12-13 साल से टीबी थी, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस राज को राज ही रहने दिया। ये राज या तो उनकी बहन को पता था या कायदे आज़म को पता था, क्योंकि कायदे आज़म कहते थे अगर ये राज हिंदुओं को और अंग्रेज़ों को पता चल जाता तो वो पार्टीशन का, पाकिस्तान के क़याम का फैसला ना करते, बल्कि मेरे मरने का इंतज़ार करते ताकि वो पाकिस्तान को बनने से रोक सकते। पाकिस्तानियों, कायदे आज़म ने इस राज को राज रहने दिया और इस राज की वजह से फातिमा जिन्ना ने शादी ना की और भाई का साथ दिया और भाई की जद्दोजहद और कोशिश को पाकिस्तान के क़याम की शक्ल में उस कोशिशों को अमल में लाया गया। पाकिस्तानियों, जिस औरत ने शादी ना की हो, जिस औरत ने सदा तन्हाई की हो, अपने भाई की खिदमत की हो कि पाकिस्तान बन जाए, तुम्हारे न्यूट्रल जर्नलों ने, मर गया है अयूब खान, अल्लाह उस पर अजाब नासिल करे, वो न्यूट्रल, वो यजीदी जर्नल, उसने फातिमा जिन्ना की किरदार कशी की थी, उनके सफ़ेद बालों में खाक डाली थी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की किरदार कशी की थी। फातिमा जिन्ना को धांधली के साथ उन्हें
शिकस्त से दो चार किया था। जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी तो मुहिब्बुल वतन, वफादार पाकिस्तान मुजीबुर रहमान उनकी कैंपेन चला रहे थे, और मुजीबुर रहमान को आगे जाकर फातिमा जिन्ना की इस खिदमत की इन न्यूट्रल ने सजा भी दी। वो कैसे? फातिमा जिन्ना पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, और सोचो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। फातिमा जिन्ना गद्दार, जिन्होंने भाई की पाकिस्तान क़याम की मूवमेंट में अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी। अल्लाह, जब अल्लाहुम्मा लब्बैक हम हाजिर हैं, जान से या माल से, दो ही तरीकों से अल्लाह से हम मदद करने को तैयार होते हैं, और अल्लाह कहता है मैं उसकी मदद करता हूं जो अल्लाह की मदद करता है। तो अल्लाह की मदद कैसे की जा सकती है? अपनी जान अपने माल से। फातिमा जिन्ना ने अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के क़याम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। आखिर में उन्हें रिजल्ट क्या मिला कि फातिमा जिन्ना गद्दार हैं, ये मुल्क से गद्दारी करें। न्यूट्रल से पूछती हूँ, तुम्हारे माँ के जहेज में ये पाकिस्तान आया था या तुम्हारे बेगैरत बाप की ये विरासत था? ये फातिमा जिन्ना की मेहनत का समर था, उसके भाई के खून पसीने का ये समर था। फिर फातिमा जिन्ना को किनारे लगाने के बाद मुजीबुर रहमान की आई। मुजीबुर रहमान पर वक्तन फवक्तन गद्दारी के फतवे लगते रहे। बात यहाँ भी ख़त्म ना हुई तो 1973 के इलेक्शन में मुजीबुर रहमान, वफादार पाकिस्तान, हीरो, जो हीरो था कौम का, बहादुर शख्स था, वो 175 सीटें लेकर 240 में से एक कामयाब हुआ, और एक वाजिया फतह लेकर कामयाब वो हुआ। लेकिन जनरल याहिया ने, बदकार जनरल ने, जिसका नाम लेते बदबू आती है, बदकार, औरतों में रहने वाला, शराब में डूबने वाला, बेहुदा किसी कोठे की पैदावार, उसने मुजीबुर रहमान की कामयाबी के बाद ना तो उसने इन्हें असम्बली का इजलास बुलाने दिया और ना ही हुकूमत बनाने दी, और जुल्म क्या किया? जुल्फकार अली भट्टो, जो कि 85 सीटें 240 में ले पाए थे, कितनी बेइंसाफी की बात है कि उन्हें हुकूमत बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट में कह दिया। क्यों? कि भट्टो शराब पीने में और औरतों के साथ मेल जोल रखने याहिया का बराबर का शरीक था, क्योंकि उसके किरदार में और याहिया के किरदार में कोई ज्यादा फर्क ना था। भट्टो साहब तो अक्सर शराब पी के खिताब भी किया करते थे। कुछ वीडियो आज भी वाजिया है। पाकिस्तानियों, भट्टो साहब के एक जुमले को, ये भट्टो का जुमला नहीं था, लेकिन आज तक गद्दारी का या भट्टो को इस इल्जाम लगाया जाता है कि वो इधर हम उधर तुम, लेकिन ये असल पाकिस्तान का बंटवारा न्यूट्रल्स ने किया था। न्यूट्रल लड़ना ही नहीं जानते, न्यूट्रल लड़ना ही नहीं चाहते। मैं इसका आगे आपको सबूत दूंगी। यहां भी बात खत्म ना हुई। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बांग्लादेश बन गया, सकूते ढाका हो गया, मगरबी पाकिस्तान इधर आ गया। अभी भी बात खत्म ना हुई। भट्टो को इस्तेमाल करके, क्योंकि भट्टो में सलामती कौंसिल में अमेरिका को ललकारा था और खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए थी, और भट्टो ने कहा था कि अगर तुम बना सकते हो एटमी पावर, हम क्यों नहीं बना सकते। तो भट्टो ने एटमी प्रोग्राम का नजरिया लेकर आया था, मुसलमानों को एक टेबल पे इकट्ठा करने का नजरिया लेकर। भट्टो साहब को इन कारनामों पे, इन खिदमात में, उन पे झूठा कत्ल का मुकदमा बना के उन्हें फांसी दी गई। ये आपको इस स्टोरी में यहाँ याद रहे कि एटमी पावर के नजरिए लाने वाले को तुम्हारे न्यूट्रल ने फांसी दी थी, क्योंकि न्यूट्रल नहीं चाहते थे पाकिस्तान ताकतवर बने। बात यहां भी खत्म ना हुई। भट्टो को फांसी लगाने के बाद ज़ियाउल हक मलून 11 साल मुल्क पे कब्जा करता रहा, और उस मलून ने गली गली शहर शहर शिया सुन्नी के फसादात के वहाबियों को लॉन्च कराया, डंडा बरदार दहशतगर्द ग्रुप बनाए उसने, और इस तरह पाकिस्तान की गलियों में शिया सुन्नी का खून बहना शुरू हो गया। उस मलून ने अफगानिस्तान के जरिए इंतहाई
ये दहशतगर्दी के ग्रुप बनाए और रशिया के जंग का हिस्सा बन गया, जो कि हमें नहीं बनना चाहिए था, जिसकी आज भी खसारा पाकिस्तान उठा रहा है। बात फिर भी यहाँ खत्म है। देखें, उसने भट्टो को बिला वजह फांसी दी थी, उसने कौम के साथ गद्दारी की थी। मेरे रब का इंसाफ देखें, उसे ना कब्र नसीब हुई ना कफन। अल्लाह हर गद्दार को, चाहे वो जर्नल है या करप्ट सियासतदान है या खाइन बदकार जज है, उनका अंजाम यही करे। फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जियाउल हक के बाद बीबी की हुकूमत आई। न्यूट्रल ने बीबी की हुकूमत को ना चलने दिया। इसी तरह नो कॉन्फिडेंस को मूवमेंट को लाया गया, हालांकि वो कामयाब नहीं हुई। उसके बावजूद न्यूट्रल्स ने बीबी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तानियों जियाउल हक को इसको नवाज शरीफ को लाया गया। नवाज शरीफ की अभी हुकूमत चल रही थी। 98 में न्यूट्रल्स ने फिर एक बार हमला किया कि बगैर प्लान के कारगिल का ऑपरेशन किया, जिसमें पाकिस्तान को ना तलाफी किस्म का खसारा उठाना पड़ा। बहुत सारे जवान शहीद हो गए और न्यूट्रल्स ने, जनरल मुशर्रफ ने हमारे शहीदों के खाके जस्टिस भी ना उठाए, उन्हें मौसमों और जानवरों के रहम पे छोड़ दिया। आज मुशर्रफ साहब उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। अल्लाह अलल हक है। इस नाकाम कारगिल के ऑपरेशन से नवाज शरीफ और मुशर्रफ में एक सर्द जंग चलती रही। यहाँ नवाज शरीफ ठीका क्योंकि ये ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त के बगैर किया गया था, जो गैर कानूनी गैर आइनी था। बात यहाँ भी ख़त्म ना हुई। जब मुशर्रफ अपनी हदों से बाहर निकलने लगा तो नवाज शरीफ भी अपनी हदों से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि इसका तैयारा यहाँ उतरने ना दे। खैर, जब मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था तो कुछ जर्नलों ने, जिनमें जनरल लेफ्टिनेंट जवेद नासिर, जो कि हमारे साइंसदानों की सूबू लेते थे, जासूसी करता था। ये जर्नल जासूसी करता था आपके साइंसदानों की। इसने साइंसदानों पे इल्ज़ाम लगा के 2 साइंसदानों को नज़रबंद करवा दिया। उन पे इल्ज़ाम था कि वो अल-कायदा से मीटिंगें करते हैं और उन पे ये इल्ज़ाम लगाकर इन्होंने उन्हें नज़रबंद कर दिया। असल में मकसद ये था, गैर मुल्की ताकतें इन्हें ने हमारे जर्नल को हुक्म दिया था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कमज़ोर किया जाए। अब ये खिलवाड़ शुरू हो चुका था और उस वक़्त ऐसा माहौल था कि सैंक्शन लगाई जा रही थी कि एटमी प्रोग्राम को फैलाव से रोका जा सके। ये अमेरिकन के लिए एक बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, जिसमें तुम्हारे न्यूट्रल बदकार जर्नलों ने, गुलाम जहनीत के जर्नलों ने भरपूर हिस्सा लिया, भरपूर फंड लिए और कौम के मुफादात के खिलाफ हमारे साइंसदानों को इबरत का निशान बनाया। तीसरे से जो हमारे साइंसदान थे, जो कि एटमी पावर के फादर भी हैं, जी हाँ, डॉक्टर कदीर खान। डॉक्टर कदीर खान की लेफ्टिनेंट जनरल जवेद नासिर ने जासूसी शुरू की और उन पे इल्ज़ामात लगाने शुरू किए और इन इल्ज़ामात को मुशर्रफ तक पहुँचाता था। मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। मुशर्रफ ने कई मरतबा डॉक्टर कदीर खान से इसके बारे में सवालात किए, उन्होंने साफ इसका इनकार किया। बात यहाँ ना रुकी, फिर एक और तुम्हारा जनरल CIA का चीफ भी रह चुका है, असद दुरानी, बदकार जर्नल, उसने भी डॉक्टर कदीर खान की जासूसी की और डॉक्टर कदीर खान पे इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ना ये पाकिस्तान की अहम दस्तावेज को बेचकर इन्होंने 23 अपने असासे बनाए हैं। आज भी आप पूछें कहाँ हैं डॉक्टर कदीर खान के 23 असासे, कहाँ हैं उनकी जदादें, पर बेशम जनरल बाजवा आके जवाब दे, बेल्जियम में उसके बाप ने जो विरसा छोड़ा है वो किसका है। डॉक्टर कदीर खान पे इल्ज़ाम लगते रहे और फिर डॉक्टर कदीर खान को वक्त की संगीनी देखें कि मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सदर पाकिस्तान बन गया। इसने सदर पाकिस्तान बनते जो पहला काला कारनामा किया वो ये किया
कि डॉक्टर कदीर खान से तमाम इख्तियारात इसने ले लिए कि पहले डॉक्टर कदीर खान डॉक्टर कदीर खान के नाम पे जो लेबॉर्ट्री थी उसके सारे फैसले डॉक्टर कदीर खान करते थे। उनसे ये इख्तियार लेकर इसने जर्नलों और ब्रिगेडियों पर एक बॉडी बना दी। अब डॉक्टर कदीर खान जो भी फैसला करेंगे उनके साथ मिलकर उनके अंडर उनकी सरपरस्ती में करेंगे, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती थी। चंद जाहिल जर्नलों ब्रिगेडियों को सियासतदान को उसके आगे डाल दिया गया। क्यों? कि ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को पावरफुल नहीं देखना चाहते थे, इन्हें बाहर से आर्डर मिला था। इस तरह डॉक्टर कदीर खान के इख्तियारात को लिमिट कर दिया गया। यहाँ भी बात खत्म ना हुई। मुशर्रफ 2003 में यूएनए के इजलास में गया और वहाँ से एक नई स्टोरी, नया ड्रामा, नया स्क्रिप्ट लेकर आया कि वहाँ मुझे वहाँ के उनके इंटेलिजेंस के जो चीफ है उसने आकर होटल में मुझसे मुलाकात की और उसने कुछ ड्राइंग मुझे दिखाई जो हमारी सैनिटरी फ्यूजिस की ड्राइंग थी। उसने पहले अपने ब्रीफ केस से एक नंबर 1 ड्राइंग निकाली, फिर नंबर 2 निकाली, फिर नंबर 3, जो तीनों इब्तदाई पावर प्लांट की ड्राइंग्स थी वो उसने उठा के मेरे सामने रख दी और कहा आपका जो डॉक्टर कदीर खान है वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है और ये देखिए उसने ये बेची हैं, हमने पकड़ ली हैं। ये सारा एक ड्रामा था, लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। इसका क्योंकि कोई गवाह नहीं है, सिर्फ इसका गवाह मुशर्रफ है जो खुद बयान कर रहा था। जब ये वहां से ये स्क्रिप्ट लेकर आया तो इसने डॉक्टर कदीर खान से बात की। डॉक्टर कदीर खान ने साफ इनकार किया कि इनसे ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी कोई ड्राइंग्स इधर उधर गई हैं, सब गलत बयानी है। फिर अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि इस दौरान में मुशर्रफ की और अमेरिकन के अरबाब इख्तियार की आपस में बातचीत चल रही थी और जो भी बात क्यू खान से की जाती थी वो आगे अमेरिकन को बताई जाती थी। अमेरिकन ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम की इंस्पेक्शन का फैसला किया और उन्होंने ईरान जाने का फैसला किया। वहाँ जाके उनके प्लांट के इंस्पेक्शन करते हुए अमेरिकन ने फिर डॉक्टर क्यू पे एक इल्ज़ाम लगाया कि हमने जब इंस्पेक्शन की तो हमें वहाँ से जो ड्राइंग मिली है वो ड्राइंग सेम उस लेबॉर्ट्री की हैं जिस लेबॉर्ट्री में क्यू खान 1970 में जॉब कर रहे थे। तो ये एक वाज़ह सबूत है कि डॉक्टर क्यू खान ने आपके ये जो एटमी फैलाव है इसमें अहम किरदार अदा किया है, जिसका कोई सबूत मीडिया पे नहीं आया, आवाम के सामने नहीं आया, अवामी नुमाइंदों के सामने नहीं आया, जिसके कोई मिनट नहीं लिखे गए। पर डॉक्टर कदीर खान पे ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें उनके ओहदे से रिटायर कर दिया गया। पाकिस्तानियों थोड़ा सा याद रखना, इंडिया ने अपने एटमी पावर के फादर अब्दुल सलाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया था और आपने इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के न्यूट्रल जर्नलों ने, ज़मीर फरोशों ने, बुज़दिलों ने हमारे हीरो को, हमारे एजाज को, हमारी शान को, हमारी पहचान को, हमारी ताकत को, कदीर खान को मुजरिम बना दिया था, मुल्जिम बना दिया था। ठीक है, उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और उन्हें उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया, जैसे पहले 2 साइंसदानों को नज़रबंद किया गया था। ये सारा एक एजेंडे के मुताबिक था, पाकिस्तान की एटमी पावर को कमज़ोर करना था, पाकिस्तान के एटमी पावर के प्रोग्राम पर कंट्रोल रखना था, जो कि तुम्हारे न्यूट्रल आज तक करते हैं। किसी खुशफहमी में न रहना कि तुम्हारे पास एटम बम है। जिस एटम बम के फ्यूज किसी गैर मुल्की ताकत के पास हैं, जिस एटम बम के फ्यूज़ों के बटन किसी गैर मुल्की ताकत के इशारों से खुलते हैं, वो एटम बम कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। इन्होंने जब एटम कहूटे प्लांट पर अपना कब्जा कर लिया, जर्नलों ने अभी ये एक एक कारतूस बनाते हैं और पाकिस्तान को लुडियन, कोई लुडी ना डाला करो। अगर लुडी डालनी है तो जाके डॉक्टर कदीर खान की कब्र पे डाला करो, उन साइंसदानों की कब्र जिन्होंने जिंदगियां खत्म कर दी। लुडियां डालने के लिए ये नलायक पांडे हमारे सर पे आ गए। डॉक्टर कदीर खान को दोनों हाथों से सलाम है। जब तक जिंदा रहे डॉक्टर कदीर खान की कब्र को भी हम लोग कायदे आजम की तरह
कायदे आजम के मिज़ार की तरह मिज़ार बनाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम में जान है, डॉक्टर कदीर खान का मिज़ार बनाएंगे। वो इस मुल्क के हीरो हैं, उन्हें सलाम करेंगे। इन न्यूट्रल को इबरत का निशान बनाएंगे। मुशर्रफ का ये कारनामा देखें कि उसने 4 साइंसदानों को इबरत का निशान बनाया, पाकिस्तान के एटमी पावर को कमज़ोर किया, उसने फौजियों को शहीद करके उनके जस्ते खाक को। तो कौन गद्दार हुआ? मुशर्रफ गद्दार हुआ। फिर मुशर्रफ जाते जाते जब नदीम मलिक के प्रोग्राम में मुशर्रफ से पूछा गया था कि आपने इस डील के, इस NOR करने के क्या कीमत ली, तो उसने कहा आपकी सोच से बहुत ज्यादा ली। आज मुशर्रफ साहब आपके वो डॉलर काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप इबरतनाक शिकन, अल्लाह आपको इसी हालत में 100 साल जिंदगी दे। आपने हमारे साइंसदानों को नजरबंद किया, आपने हमारे साइंसदानों को इबरत का निशान बनाया, आपने हमारे फौजियों की लाशों को ना उठाया। पाकिस्तानियों, फिर जजों को इन्होंने इबरत का निशान बनाया। क्यों? कुछ जज तो थे ना, अच्छे थे सारे, कोई ग्रुप सा उस, जब तक जज तब करप्ट रहते हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का उनमें अमल दखल रहता है, जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचते रहे तो वो जज अच्छे हैं, और जैसे ही वो कानून के मुताबिक करें तो वो जज बुरे हैं। सदीकुज़्ज़मा इनके हत्थे नहीं चढ़े थे, इन्होंने उसे भी घर में नजरबंद कर दिया था, जो नवाज शरीफ की हुकूमत में फिर उसके साथ सिंध के वजीर आला भी रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, आप एक चीज को गौर करके देख लो, जितने जजों ने मार्शल लॉ लगाया, जितने जजों ने बगावत की, उनकी एक पहचान है कि उनकी औलादें फौज में सर्फ नहीं कर रही थी। जियाउल हक के बाद जियाउल हक के बेटे फौज में नहीं थे। जियाउल हक गैर मुल्की ताकतों का पसंदीदा जनरल था। याह्या खान के बेटे सर्फ नहीं कर रहे थे। याह्या खान एक फर्दे वाहिद था फौज में, याह्या खान उनका पसंदीदा जनरल था, उसे उन्होंने यूज किया। अयूब खान के बेटे गोहर अयूब जो है कोई फौज में नहीं थे। गोहर अयूब का नाम सुना हुआ है, जो कि हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन गोहर अयूब कोई फौज में नहीं थे, कभी उनके नाम के साथ जर्नल या कोई ऐसा ओहदा नहीं था। तो अयूब को भरपूर इस्तेमाल किया गया, उसे चले छोड़ दें आप। मुशर्रफ के बेटे कोई उसमें नहीं थे, फौज में आगे नहीं सर्व कर रहे थे। मुशर्रफ उनका पसंदीदा था, जूनियर से उन्होंने इसको उठाया। आ जाएं, आज बाजवा को जूनियर जनरलों में से लिया, क्योंकि बाजवा की भी औलाद पाकिस्तानी फौज में सर्फ नहीं कर रही थी, इसलिए बाजवा को भी इस्तेमाल करके हाथ छाड़ के जाना था। पाकिस्तानियों, नंबर 1, किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। नंबर 2, कानून बनाया जाए, एक्सटेंशन देने का जनरलों जजों को सफा फाड़ दिया जाए। पाकिस्तानियों और रिटायर्ड जनरलों को, रिटायर्ड जजों को मजीद किसी सिविल ओहदे पर उन्हें इख्तियार और उन्हें ओहदा ना दिया जाए, उनकी अपॉइंटमेंट ना की जाए। जब ये रिटायर हो गए अपने ओहदों से, दोबारा किसी दूसरे रियासती ओहदे के ऊपर इनकी तैनाती होना नौजवानों के साथ जुल्म है, नौजवानों का हक मारा जाता है। अब इसीलिए पाकिस्तान के नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तमाम अच्छे ज़हन मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एक मंसूबा है कि यहाँ बुढ़े खोसट बार बार कभी इस ओहदे में, कभी नैब में, कभी FIA में, कभी फौज में, यही घूमते रहे। यही इन्होंने म्यूजिक चेयर पाकिस्तान को बनाया हुआ है। अब ये खिलवाड़, अब ये म्यूजिक चेयर नहीं चलेगी। ना कोई रिटायर जज दोबारा किसी रियासती ओहदे पर आएगा, ना कोई जनरल किसी रियासती। नौजवान आएंगे, मेरिट पे आएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, उन्हें मेरिट पे इन ओहदों पे लाया जाएगा। पाकिस्तानियों, मैंने आप लोगों को, तमाम गद्दारों को बता दिया कि गद्दार फातिमा जिन्ना गद्दार, उसे गद्दार कहने वाला असल में गद्दार अयूब खान था, याह्या खान था। मुजीबुर रहमान गद्दार, इसको गद्दार कहने वाले गद्दार थे। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का वफादार था, कायदे आजम के साथियों में से एक था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के
वफादारों में से था, कायदे आजम के साथियों में, जो 34 खानदान की जदाद हिंदुस्तान छोड़ के आए थे पाकिस्तान की मोहब्बत में। ये टगे टोकरी रेडियो पे पैदा होने वाले जर्नल, ये फ्रूटों की रेडियो में पैदा होने वाली, खेपों में पैदा होने वाले जर्नल क्या जाने 34 गांव, एक गांव का रकबा कई एकड़ पे होता है। लियाकत अली खान को गोली मरवाई गई एक मंसूबे के तहत, क्योंकि वो रशिया जाना चाहते थे। पाकिस्तानियों, आज 4 हमने हीरो, अपने साइंसदान खोए, हमने अपने वफादार खोए। ये इन्हें हक किसने दिया? ये गद्दार का सर्टिफिकेट है। आज ये बताएं, वो सफायर जो आया है पाकिस्तानियों, वो सफायर में किसको मुखातिब किया गया है? अब गद्दारी का मुकदमा चलाने वाले बेगैरत जज सुन लें, बेगैरत जर्नल सुन लें, ऑन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। पहले उस साइफर को सामने लाया जाए। उस साइफर में जो सलामती कौंसिल ने जवाब लिखा था, उसके जो मिनट्स थे, वो मिनट्स सामने लिए जाए, पता तो चले उसमें मुखातिब किसको किया गया। इमरान खान साहब ने बता दिया, ना उसमें वजीर खारजा को मुखातिब किया गया, ना उसमें वजीर आजम को मुखातिब किया गया। तो इख्तियार तो सिर्फ इन दोनों के पास था। तीसरा वो कौन था जिसे मुखातिब किया गया? वो कौन बदबख्त था? वो कौन बेनस्ला था जिस बेनस्ले ने फिर उस पर मनोमन अमल करते हुए पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की को न्यूट्रल करके रोक दिया? वो बदबख्त कौन था जिसने पाकिस्तान का दिवालिया माशी तौर पे कर दिया है? पाकिस्तानियों, गद्दार वो है जो पाकिस्तान को माशी तौर पे, सियासी तौर पे दिवालिया कर दे, जो पाकिस्तानियों को भूख और प्यास में मारने के लिए इस हालत पे ले आए। पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की वफादारियों के चैप्टर बहुत बड़े हैं। अल्लाह कहता है नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। खड़े हो जाओ। इमरान खान ने अपनी जंग लड़ी है, अब उसको तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो इमरान खान हमारा काजी हो, इमरान खान हमारा जज हो, इमरान खान ही हमारा मुहाफिज हो, अल्लाह हमें मुहाफिज दे तो इमरान खान की सोच वाला, अल्लाह हमें इमरान जज दे, काजी दे तो इमरान खान की सोच वाला, हुक्मरान दे, वजीर आजम दे, सदर दे तो इमरान खान की सोच वाला। परवरदिगारा, तो इसे हमारा हर लिहाज से मुहाफिज बना, इसे सलामत रख, ताक़ियामत रख। इन जलील घटिया जर्नलों, जजों, करप्ट सियासतदानों से इस कौम को नजात दे। तू हमें माफ कर दे। हमने इन घटिया जर्नलों, जजों के लिए भंगड़े डालकर इस कौम ने अपने ऊपर खुद अजाब को दावत दी है। पाकिस्तानियों, किसी को अपना लीडर मानो, दोस्त मानो, किसी के पीछे चलो, किसी को फॉलो करो, पहले उसका अमल देखो। उसने अल्लाह की खुदाई के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए उसने क्या किया है। क्योंकि अल्लाह भी कहता है रोज़े क़यामत हम तुम्हें तुम्हारे अमलों से पहचानेंगे और उसके मुताबिक सज़ा देंगे। मैं तवक्को करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हुए खान साहब के पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान की बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।